अक्टूबर 1973, जब इसराइल अपनी पीक पर था। 6 साल पहले ही इसने 3 अरब मुल्कों को जंग हराई थी, वो भी सिर्फ 6 दिन में। मगरिबी किनारा, गजा और गोलान ही नहीं, पूरा साइनाई पेनिसुला भी इसके पास था और स्विस कैनाल भी। इसकी सीक्रेट एजेंसी मोसाद दुनिया भर में कार्रवाइयां कर रही थी और इसे रोकने वाला कोई नहीं था। ऐसा लगता था वो ऐसे किले में बैठा है जिसे कोई फतह नहीं कर सकता। इसका लीडर, जिसे दुनिया और ख़ुद अपने लोग कमज़ोर समझते थे, लेकिन इसकी खामोशी के पीछे एक बड़ा तूफान पल रहा था, और ये तूफान एक जंग की सूरत में सामने आया। On October 6, 1973, Israelis celebrating the holiday of Yom Kippur are shocked by news of a mass two-front attack in the Sinai and Golan Heights. वो जंग जिसकी कहानी सिर्फ टैंकों और जहाज़ों की नहीं, तारीख के सबसे बड़े इंटेलिजेंस फेलियर की कहानी है। ये एक ऐसे जासूस की कहानी है जिसने दुनिया की सबसे ताकतवर सीक्रेट एजेंसी को धोखा दिया। ये 2 सुपर पावर्स के दरमियान आसाब की जंग थी जो पूरी दुनिया को एटमी तबाही के करीब ले आई। और ये कहानी है उस दिन की जब अरबों ने इसराइल से 6 दिन की जिल्लत का बदला सिर्फ 6 घंटों में लिया। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं यौम किपुर की कहानी, वो जिसने मिडिल ईस्ट और पूरी दुनिया को बदल कर रख दिया। चौथी अरब इसराइल जंग को समझने के लिए हमें 6 साल पीछे जाना होगा, जून 1967 में, जब तारीख की सबसे छोटी और शायद सबसे फैसलाकुन जंगों में से एक जंग हुई। सिर्फ 132 घंटों में इसराइल ने अपने 3 अरब पड़ोसियों को बुरी तरह शिकस्त दी। इजिप्ट, सीरिया और जॉर्डन और बहुत बड़े इलाके पर कब्जा भी कर लिया। मिस्र से सीना का पूरा जजीरा नुमा खित्ता छीन लिया और गजा की पट्टी भी। शाम से गोलान की पहाड़ियाँ छीन ली और जॉर्डन से मगरिबी किनारे का पूरा इलाका, और सबसे बढ़कर बैतुल मुक़द्दस का कदीम शहर। ये 7 जून 1967 का दिन था, 6 रोज़ा जंग का तीसरा दिन, जब इसराइल के पैरा ट्रूपर्स कदीम यरूशलेम की दीवार तक पहुंच गए। इनका हदफ सिर्फ शहर पर कब्जा करना नहीं था, इनका हदफ था 2000 साल पुराने ख्वाब को ताबीर देना, दीवार गिरिया तक पहुंचना। और ये 6 रोज़ा जंग का तीसरा दिन था, वो दिन जब अरब दुनिया को ऐसा ज़ख्म लगा जो आज भी ताज़ा है, और इससे अब भी खून बह रहा है। सदियों तक इस्लाम के हाथ में रहने वाला शहर, मुसलमानों का पहला किबला बैतुल मुक़द्दस इसके हाथ से निकल गया। इस्राएली फौज जॉर्डन के डिफेंस को तोड़ती हुई यरूशलेम के अंदर दाखिल हो गई, और अब इनके बूटों की धमक मस्जिद अक्सा के सहन तक पहुंच गई। ये 7 जून की सुबह थी जब इस्राएली कमांडर कर्नल मोटागोर ने अपने रेडियो पर वो फातिहाना नारा लगाया जो पूरी अरब दुनिया के लिए एक थप्पड़ था। टेम्पल माउंट यानी हरम शरीफ हमारे हाथ में है। इस्राएली फ़ौजी इस मुक़द्दस जगह में दाखिल हो गए, जिसे मुसलमान हरम शरीफ कहते हैं, जिसमें मस्जिद अक्सा भी है और सुनहरे गुंबद वाली ये खूबसूरत इमारत भी थी, जिसे अरब कबल सखरा कहते हैं और अंग्रेज़ द डोम ऑफ रॉक। कई सदियों बाद, तकरीबन 800 साल बाद, कोई गैर मुस्लिम फ़ौज मुसलमानों को हराकर इस जगह पर काबिज़ हो चुकी थी। इसराइली फ़ौज दीवार गिरिया तक पहुंच गई, जिसे यहूदी अपना मुक़द्दस तरीन मकाम मानते हैं। उनके लिए ये 2000 साल पुराने ख्वाब की ताबीर थी, लेकिन मुसलमानों के लिए उनकी तारीख़, उनकी शनाख्त और उनके ईमान पर एक कारी ज़र्ब। दोनों तरफ आंसू थे, एक तरफ जीत पर खुशी के आंसू तो दूसरी तरफ शिकस्त पर गम के आंसू। And then that fateful moment arrived, the one that shattered every soul across the Muslim world. कुछ इसराइली फ़ौजी सुनहरे गुंबद पर चढ़ गए और उस पर इसराइली झंडा लहरा दिया।
ये ऐसी हरकत थी जिसे खुद इसराइल के लोगों ने नामुनासिब समझा। यहाँ तक कि डिफेंस मिनिस्टर मोशे दयान ने मुसलमानों के रिएक्शन के खौफ से ये झंडा उतरवा दिया। लेकिन जो मैसेज इसराइल देना चाहता था वो पहुँच चुका था कि अब मुसलमानों का किबला अव्वल उनके कब्ज़े में है। ये सिर्फ एक फ़ौजी कामयाबी नहीं थी, ये इसराइल की साइकोलॉजिकल विक्ट्री थी, ऐसी जीत जिसने इसे एक कौमी गुरूर में मुब्तला कर दिया। वो ख़ुद को नए ज़माने का दाऊद समझने लगा कि जिसने अरब दुनिया के जालूत को हरा दिया हो। उनकी फ़ौज को इनविंसिबल समझा जाने लगा, जिसे कोई नहीं हरा सकता। इनकी सीक्रेट एजेंसियां मोसाद और अमान दुनिया में बेहतरीन मानी जाने लगी। इसराइल को यकीन हो गया कि अरबों को जैसी ज़िल्लत हमने पहुंचाई है वो अब सालों नहीं बल्कि दहाइयों तक हमला करने का सोचेंगे भी नहीं। और ये घमंड इसराइल के बयानात से साफ जाहिर था। मोशे दयान ने कहा कि अगली जंग का इंतज़ार करने से बेहतर है कि हम अरबों की टेलीफोन कॉल का इंतज़ार करें जो अमन की भीख मांगेंगे। इनका ये यकीन द कॉन्सेप्ट कहलाता था, यानी ये तस्वुर कि अरब फ़ौजी टेक्निकली और साइकोलॉजिकली तौर पर इतने कमज़ोर हैं कि वो कभी इसराइल के ख़िलाफ़ जंग नहीं जीत सकते। और इस गुरूर और कॉन्सेप्ट की सबसे बड़ी अलामत थी बार-लेव लाइन, सुएज़ कनाल के मशरक़ी किनारे पर बनाई गई एक डिफेंस लाइन जिसे इंजीनियरिंग का एक शाहकार समझा जाता था। इसराइल ने रेत के 60 फीट ऊंचे पहाड़ खड़े कर दिए थे जिन्हें कोई भी टैंक या गाड़ी पार नहीं कर सकती थी। इन पहाड़ों के पीछे इसराइल ने कंक्रीट के मजबूत अंडरग्राउंड बंकर्स बनाए थे जो एक दूसरे से जुड़े हुए थे। और इन सबसे ज़्यादा खौफनाक हथियार वो ज़ेरे ज़मीन पाइपलाइंस थीं जो एक बटन दबाने पर सुएज़ कनाल में लाखों गैलन पेट्रोल डालकर इसे आग के दरिया में बदल सकती थीं। बार-लेव लाइन इसराइल की ताकत और इसके इनविंसिबल होने की अलामत थी। और नहर के दूसरी तरफ वो कौम थी जो अपनी ज़िल्लत के ज़ख्म चाट रही थी। मिस्र के सदर और अरब कौम परस्तों के बड़े हीरो जमाल अब्दुल नासिर 1970 में शिकस्त का गम दिल में लिए इंतकाल कर गए, सिर्फ और सिर्फ 52 साल की उम्र में। इनकी मौत ने अरब दुनिया को तकरीबन यतीम कर दिया। अब उनके लिए आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं था। और मिस्र में सदर के तख्त पर बैठे उनके करीबी साथी अनवर सादात, वो जर्नैल जिन्हें कोई सीरियस ही नहीं लेता था। मिस्री फ़ौज के अहम जर्नैल इन्हें एक कमज़ोर और एक नातजुर्बाकार बंदा समझते थे और इसराइल वहाँ की लीडरशिप तो इन्हें मस्खरा कहती थी। खुद मिस्र के लोग इन्हें एक आर्जी लीडर समझते थे जो बस कुछ महीनों के बाद मंजर आम से गायब हो जाएगा हमेशा के लिए। इसकी वजह शायद ये हो कि सादात बज़ाहिर एक नरम मिजाज आदमी थे, एक अमन पसंद आदमी। इन्होंने कई मरतबा इसराइल को अमन मुज़ाकरात की ऑफ़र भी की, लेकिन इसराइल का दिमाग 7वें आसमानों पर था। वो भला सादात की बात क्यों सुनता। हर मरतबा इसे एक कमज़ोर आदमी की इल्तिजा समझकर ठुकरा दिया। यहाँ तक कि डिफेंस मिनिस्टर मोशे दयान ने कहा, शर्म अल शेख देकर अगर अमन मिल जाए तो इससे बेहतर है कि शर्म अल शेख कब्जे में रखते हुए जंग की जाए। शर्म अल शेख साइनाई पेनिनसुला का एक बहुत अहम शहर है जो इसराइल ने 1967 में मिस्र से छीना था। लेकिन कोई नहीं जानता था कि इस खामोश और देखने में कमज़ोर से अनवर सादात के अंदर एक ज़ख्मी शेर छुपा बैठा है। असल में वो समझ चुके थे कि इसराइल ताकत के अलावा कोई ज़बान नहीं समझता और जब तक वो 1967 की ज़िल्लत का दाग नहीं धोएंगे कोई इनसे बराबर के लेवल पर बात नहीं करेगा। मैदान में मिलने वाली हार का जवाब सिर्फ मैदान में ही दिया जा सकता है। अमन का रास्ता छोड़ना नहीं है, लेकिन अमन के दरवाजे पर दस्तक से पहले उस दरवाजे को तोड़ने की ताकत भी होनी चाहिए। इसलिए मिस्र ने खामोशी के साथ अपनी फ़ौज को दोबारा बनाना शुरू किया। सोवियत यूनियन से मॉडर्न एयर डिफेंस मिसाइल और एंटी टैंक वेपन्स हासिल किए। अपने बेहतरीन जर्नैलों को उस काम पर लगा दिया जो नामुमकिन लगता था, बार-लेव लाइन को तोड़ना और साइनाई पेनिनसुला वापस लेना। दुनिया समझ रही थी कि मिस्र सो रहा है, लेकिन हकीकत ये थी कि वो तारीख़ के सबसे बड़े और सबसे कामयाब फ़ौजी ऑपरेशन की तैयारी कर रहा था। तूफ़ान आने वाला था और इससे पहले की खामोशी बहुत गहरी थी। आप और मैं शायद ये समझते हैं कि जंगें हथियारों से जीती जा सकती हैं। बिल्कुल नहीं, बल्कि जज्बे से भी नहीं, जोश से भी नहीं, हुबुल वतनी से भी नहीं। जंगें जीती जाती हैं मालूमात से, इंटेलिजेंस से और स्ट्रेटजी से। 1973 में इसराइल को इस बात का यकीन था कि इंटेलिजेंस के मैदान में इसे कोई नहीं हरा सकता। मगर क्यों? क्योंकि उनके पास दुनिया की बेहतरीन खुफिया एजेंसी मोसाद थी और इसका सबसे बड़ा एसेट काहिरा में बैठा एक शख्स था, एक ऐसा एजेंट
जो मिस्र के सदर का दामाद था और इनका सबसे करीबी एडवाइज़र भी। इसका नाम था अशरफ मरवान। वो मिस्र के सदर जमाल अब्दुल नासिर का दामाद था और अनवर सादात के दौर में भी वो ऐवान सदर में एक अहम ओहदे पर फाइज था। मिस्र का हर फौजी और हर सियासी राज इसके पास था, लेकिन कोई नहीं जानता था कि वो असल में मोसाद के लिए काम कर रहा है। मोसाद ने इसे एक कोड नेम दिया था, दी एंजल, यानी फरिश्ता, और वो इसराइल के लिए वाकई एक फरिश्ता था। उसने कई साल तक मिस्र के मंसूबे, हथियारों की ख़रीदारियों और सियासी फ़ैसलों की बहुत ही सेंसिटिव मालूमात इसराइल तक पहुंचाई थी। इसराइल के लिए इससे कीमती और इससे बड़ा जासूस कोई नहीं था। लेकिन एक मिनट, कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। आज तक हिस्टोरियंस को ये बात समझ नहीं आती कि अशरफ मरवान वाकई इसराइल का एजेंट था और अपने मुल्क से गद्दारी करता था, या वो एक डबल एजेंट था जिसे खुद अनवर सादात ने मोसाद को धोखा देने के लिए इस्तेमाल किया। Obviously most of the documents of what he provided are still under wraps. The fact that he became even closer to Sadat than it was to his father-in-law that was more suspicious of him. The best way that a walk-in can establish their credentials is by producing, first of all, proof of their own identity. Secondly, proof of their access to the kind of information that would be of interest to the recipient. And thirdly, best of all, would be to provide a specimen, so examples of really good intelligence, which demonstrates the status of the agent and his or her level of access. हकीकत जो भी हो, एक बात तो कंफर्म है, सादात ने इसराइल के सबसे कीमती और सबसे बड़े हथियार को उसी के खिलाफ इस्तेमाल किया। जी हाँ, अनवर सादात ने एक ऐसा मंसूबा बनाया जो इनकी जहानत और उनके सब्र को जाहिर करता है। नाम था ऑपरेशन बदर। इसका सबसे पहला और सबसे अहम पार्ट था इसराइल को साइकोलॉजिकली थकाना। अशरफ मरवान ने 1973 के आगाज़ में मोसाद को बार बार हमले की झूठी तारीखें देना शुरू कर दी, जैसे मिस्र मई में हमला करने वाला है, अरे नहीं, अब अगस्त में हमला करेगा। और हर बार जब मरवान की वार्निंग आती, इसराइल के फौजी हाई अलर्ट पर चले जाते। वो अपने हज़ारों रिजर्व फौजियों को बुला लेते, छुट्टियां कैंसिल कर देते और बॉर्डर्स पर डिप्लॉयमेंट बढ़ा देते। ये शेर आया वाली स्ट्रैटेजी थी, जिसने इसराइल पर दो तरह से इम्पैक्ट डाला। एक तो बार बार हाई अलर्ट पर जाने का खर्चा, जो लाखों डॉलर्स में था। इससे इसराइल की इकॉनमी पर शदीद दबाव पड़ रहा था। दूसरा और ज़्यादा अहम इम्पैक्ट ये कि इसराइली लीडरशिप के जहन में एक गलत फहमी पैदा हो गई। वो ये कि वो मरवान की हर वार्निंग को एक फॉल्स अलार्म समझने लगे। असल में सादात इन्हें साइकोलॉजिकली सुला रहा था, इस तरह कि जब असल हमला हो तो वो इसे भी एक फॉल्स अलार्म समझकर इग्नोर कर दें। और पर्दे के पीछे मिस्र की फ़ौज खामोशी से तारीख की सबसे बड़ी जंगी तैयारियां कर रही थी। इन्होंने सोवियत यूनियन से जदीद तरीन हथियार लिए, जिनमें सबसे अहम थे सैम 6 मिसाइल, जो निचली परवाज़ करने वाले जहाज़ों को भी निशाना बना सकते थे। इसके अलावा सैगर एंटी टैंक मिसाइल, जो इतने छोटे थे कि एक फ़ौजी इसे अपने कंधे पर रख कर भी फायर कर सकता था और किसी भी इसराइली टैंक को तबाह कर सकता था। तैयारियां कैसी भी हों, सबसे बड़ा चैलेंज था बार लेव लाइन को पार करना। 60 फीट रेत की ऊंची दीवार, जिसे बॉम्ब से तोड़ने में हफ्तों लग जाते, तब तक इसराइली फ़ौज वहां पहुंच जाती। इसका हल मिस्र के एक नौजवान फ़ौजी अफसर ने पेश किया, वाटर कैनन्स। जर्मनी से ताकतवर वाटर पंप्स खरीदे गए और इन्हें नहर सुएज़ के किनारे पर लगा दिया गया। इन्होंने तजर्बा किया कि पानी की तेज़ धार किस तरह रेत की बड़ी से बड़ी दीवार को भी कुछ घंटों में मिट्टी का ढेर बना सकती है। ये ऐसा आइडिया था जो किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था और इसराइल इसका सोच भी नहीं सकता था। और फिर फैसला करना था कि हमला किस दिन किया जाए। सादात ने शतरंज की बिसात पर अपनी आखिरी और सबसे ख़तरनाक चाल चली। दिन चुना गया 6 अक्टूबर 1973 का। लेकिन क्यों? क्योंकि ये यहूदियों का सबसे मुक़द्दस दिन था, योम किपुर, यानी योम कफ़ारा। इस दिन इसराइल में रोज़ा रखा जाता है, इबादतें की जाती हैं, रेडियो टीवी सब बंद होते हैं और फ़ौज का बड़ा हिस्सा भी छुट्टियों पर घर में होता है। इसराइल को यकीन था कि इस मुक़द्दस दिन पर कोई हमला नहीं कर सकता, जबकि दूसरी तरफ इस दिन 10 रमज़ान भी था। सादात को यकीन था कि रमज़ान में लड़ने वाली फ़ौज ज़्यादा मजबूत होगी
तो हमले से सिर्फ चंद घंटे पहले अशरफ मरवान ने लंदन में मोसाद के चीफ ज़ेवी ज़मीर को एक इमरजेंसी मीटिंग के लिए बुलाया और फिर इन्हें बताया कि आज शाम 6 बजे हमला होगा। अशरफ ने इसराइल को वार्निंग तो दी, लेकिन इतनी देर से कि वो कुछ कर ही नहीं सकते थे। फिर इजरायली लीडरशिप कंफ्यूज हो गई कि क्या ये भी कोई फॉल्स अलार्म तो नहीं, क्या आज इस दिन पर फ़ौज को हाई अलर्ट करना चाहिए या नहीं। इसी कन्फ्यूजन में वो वक्त भी ज़ाया हो गया जो मौजूद था। अब वो शायद 6 बजे का इंतज़ार करने लगे और यहाँ सादात ने दिया इन्हें एक और सरप्राइज़। हमले का वक्त 4 घंटे पहले यानी दोपहर 2 बजे कर दिया। इसराइल को अंदाज़ा भी नहीं था कि वो अचानक पकड़ा जाएगा। तारीख़ का सबसे बड़ा धोखा कामयाब हो चुका था। 6 अक्टूबर 1973 दोपहर 2 बजने में सिर्फ कुछ मिनट बाकी। पूरे इसराइल में यौम किपुर की खामोशी थी, लेकिन कोई नहीं जानता था कि ये असल में तूफ़ान से पहले की खामोशी है। ठीक 2 बजे ये खामोशी ज़बरदस्त धमाकों के साथ ख़त्म हो गई। मिस्र की एयरफोर्स के 220 लड़ाका तैयारों ने एक साथ एक ही वक्त में साइनाई पेनिनसुला में मौजूद इसराइल के फ़ौजी अड्डों, कमांड सेंटर्स और एयर स्ट्रिप्स पर हमला कर दिया। और बिल्कुल उसी वक्त 2000 से ज़्यादा तोपों ने बार लेव लाइन पर आग बरसाना शुरू कर दी। सिर्फ 1 मिनट में 10,000 से ज़्यादा गोले इसराइल की पोजीशंस पर गिरे। ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद तारीख में किसी तोप खाने की सबसे बड़ी बमबारी थी। बार लेव लाइन के बंकर्स में मौजूद इसराइली फ़ौजियों पर अचानक ये अजाब नाजिल हुआ था। इन्हें समझ नहीं आ रही थी कि आखिर ये हो क्या रहा है। ये कोई एक्सरसाइज है या ये कोई हकीकी जंग है। पहले ही हल्ले में इनका कम्युनिकेशन सिस्टम तबाह हो गया और हेडक्वार्टर के साथ इनका राब्ता टूट गया। और फिर मिस्र ने अपना सीक्रेट वेपन खोल दिया। जैसे ही बमबारी शुरू हुई, मिस्री इंजीनियर्स छोटी छोटी कश्तियों में नहर के किनारे पहुंचे और अपने ताकतवर वाटर पंप ऑन कर दिए। पानी की तेज़ धार रेत की 60 फीट ऊंची दीवार से टकराई और जो काम हफ्तों का था सिर्फ चंद घंटों में कर दिया। रेत की वो दीवारें जो इसराइल के ख्याल में कोई हफ्ते में भी नहीं गिरा सकता था, मिट्टी का ढेर बन गईं। दोपहर 2:30 बजे तक रेत की दीवारों में 60 से ज़्यादा रास्ते बन चुके थे। अब ज़मीनी फ़ौज के लिए रास्ता साफ था। मिस्री फ़ौज की पहली वेव तकरीबन 8000 फ़ौजी रबड़ की कश्तियों में अल्लाह अकबर के नारे लगाते हुए सुएज़ कैनाल को पार करने लगे। 6 साल पहले वो इसी जगह से भागे थे, आज एक फातेह की तरह वापस आ रहे थे। शाम 5:30 बजे तक 30,000 मिस्री फ़ौजी साइनाई पेनिनसुला में दाखिल हो चुके थे। बार लेव लाइन के ज़्यादातर किलों पर मिस्र का कब्ज़ा हो चुका था और मिस्र का परचम पूरी शान के साथ वहाँ लहरा रहा था। जी हाँ, 6 साल की ज़िल्लत का बदला सिर्फ चंद घंटों में ले लिया गया था। इसराइल पर यह क़यामत सिर्फ जनूबी इलाके में ही नहीं टूटी थी, उधर शुमाल में शाम ने भी ठीक 2 बजे गोलान की पहाड़ियों पर हमला कर दिया। 1000 से ज़्यादा शामी टैंक एक साथ आगे बढ़े और मुकाबले में सिर्फ 170 इसराइली टैंक थे। कोई मैच ही नहीं था, इसलिए शामी टैंक इसराइल के डिफेंस लाइन को तोड़ते हुए आगे बढ़ गए। एक मौका ऐसा आया जब वो गोलान की पहाड़ियों के किनारे तक पहुंच सकते थे। अब इसराइल का वजूद ख़तरे में था। इसका सबसे बड़ा सहारा एयरफोर्स बेबस थी। जब इसराइली पायलट्स ने जवाबी हमला करने की कोशिश की तो उनका सामना मिस्र और शाम के एयर डिफेंस सिस्टम से हुआ। सोवियत यूनियन से लिए गए सैम 6 मिसाइलों ने दर्जनों इसराइली जहाज़ों को मार गिराया। इसराइली लीडरशिप अब शौक में थी। इसे यकीन नहीं आ रहा था कि इसका कॉन्सेप्ट कैसे चकनाचूर हो गया, इसकी इंटेलिजेंस कैसे नाकाम हुई और इनविंसिबल आर्मी कैसे पसपा हुई। डिफेंस मिनिस्टर मोशे दयान, जो 6 डेज़ वॉर के हीरो थे, नफ्सियाती तौर पर इतना टूट गए कि वज़ीर आज़म गोल्डा मेयर से कहा, सब कुछ ख़त्म हो गया है। ये इसराइल की आयरन लेडी गोल्डा मेयर का सबसे मुश्किल इम्तिहान था। एक मीटिंग में इन्हें बताया गया कि गोलान में हालात कितने ख़राब हैं तो वो खौफ से कांपने लगीं। इन्होंने बाद में लिखा भी कि इन्हें ऐसा लगा कि ये 3rd टेम्पल की तबाही है, यानी इसराइल का खात्मा। कुछ रिपोर्ट्स बताती हैं कि उस रात इसराइल ने अपने एटमिक वेपन्स को भी तैयार करने पर गौर शुरू कर दिया था। सिर्फ चंद घंटों में सब कुछ बदल चुका था। इसराइल का गुरूर खाक में मिल चुका था। अरब दुनिया का वक़ार बहाल हो रहा था। लेकिन 1 मिनट, जंग अभी ख़त्म नहीं हुई थी। ये एक ग्लोबल क्राइसिस बनने वाली थी। ऐसा बहरान जिसमें 2 सुपर पावर्स आमने सामने आ गईं। यौम किपुर वॉर सिर्फ मिस्र, शाम और इसराइल के दरमियान नहीं लड़ी गई,
बल्कि पर्दे के पीछे से दो ग्लोबल सुपर पावर्स भी अपने अपने मोहरों को हरकत दे रही थीं। ये कोल्ड वॉर के उरूज का ज़माना था और मिडिल ईस्ट उन दोनों की जंग का सबसे गर्म महाज था। अमेरिका इसराइल के शाना बशाना था और सोवियत यूनियन अरब वर्ल्ड का सबसे बड़ा इत्तेहादी और इन्हें सबसे ज़्यादा हथियार फराहम करने वाला मुल्क था। जंग के पहले चंद दिनों में जब इसराइल तबाही के दहाने पर पहुंच चुका था तो तल अबीब से ज़्यादा वाशिंगटन में खौफ था। गोल्डा मेयर ने अमरीकी सदर रिचर्ड निक्सन को एक हंगामी मैसेज भेजा, हमारा मुल्क ख़त्म होने के करीब है, हमें फौरी मदद चाहिए। अब अमेरिकन लीडरशिप एक मुश्किल में फंस गई। एक तरफ वो अपने सबसे अहम इत्तेहादी को तबाह होते भी नहीं देख सकता था, तो दूसरी तरफ सोवियत यूनियन के साथ डायरेक्ट टक्कर भी नहीं लेना चाहता था। और हाँ, इसे अरब मुल्कों की तेल की ताकत का भी अंदाज़ा था। कई दिनों की बहस के बाद बिलाखिर 12 अक्टूबर को सदर निक्सन ने फैसला कर लिया। इन्होंने पेंटागन को ऑर्डर दिया, सेंड एवरीथिंग दैट कैन फ्लाई, यानी हर वो चीज़ जो उड़ सकती है भेजो। इस फैसले के साथ ही ऑपरेशन निकल ग्रास शुरू हो गया। तारीख का सबसे बड़ा और तेज़ रफ्तार एयर ब्रिज, यूएस एयरफोर्स के देवहकल जहाज़ C-5 गैलेक्सी और C-141 स्टार लिफ्टर ने रात दिन 24 घंटे परवाज़ें शुरू कर दी। फिर 32 दिन तक 567 फ़्लाइट्स के ज़रिए अमेरिका ने 22,000 टन से ज़्यादा फ़ौजी सामान इसराइल को पहुँचाया। जदीद F-4 फैंटम जहाज़, 60M टैंक, तोपें और वो मिसाइल भी जो मिस्र के सैम बैटरीज़ को तबाह कर सकते थे। ये हथियारों की सप्लाई ही नहीं थी, खुला ऐलान था कि अमेरिका इसराइल को हारने नहीं देगा। अमेरिका की इस हरकत ने सोवियत यूनियन को भी एक्टिव कर दिया। इसने अपना एयर ब्रिज बनाया और मिस्र और शाम को भारी मिकदार में असलहा और गोला बारूद पहुंचाना शुरू कर दिया। सोवियत नेवी बहरा रोम में अमेरिकन नेवी के आमने सामने आ गई। ऐसा लग रहा था कोल्ड वॉर अब गर्म जंग में बदल जाएगी। सोवियत रहनुमा लियोनिड ब्रेजनेव ने निक्सन को धमकी दी, अगर इसराइल ने दमिश्क की तरफ कदम बढ़ाए तो सोवियत यूनियन डायरेक्ट इन्वॉल्व होने पर मजबूर होगा। इन हालात में अरब दुनिया ने अपना सबसे पावरफुल वेपन भी इस्तेमाल किया, ऐसा हथियार जो टैंकों और जहाज़ों से ज़्यादा ख़तरनाक था। जी हाँ, तेल। 17 अक्टूबर को तेल पैदा करने वाले अरब मुल्कों की तंजीम ओपेक ने एक तारीखी फ़ैसला कर डाला। इसने ऐलान कर दिया कि वो हर उस मुल्क को तेल बेचना बंद कर देगी जो इसराइल की हिमायत कर रहा है, और अमेरिका और मगरबी यूरोप इसमें सबसे आगे है। इस हथियार ने पूरी दुनिया में केओस पैदा कर दिया। तेल की कीमतें रातों रात आसमान को पहुंच गईं। ग्लोबल ऑयल क्राइसिस शुरू हो गया। मगरबी दुनिया में पेट्रोल पंपों पर मीलों लंबी कतारें लग गईं। फैक्ट्रियां बंद होने लगीं। इकॉनमीज़ डूबने लगीं। ये पहली बार हुआ था कि डेवलपिंग वर्ल्ड ने फर्स्ट वर्ल्ड को इसकी सबसे कमज़ोर जगह पर हिट किया था। अब जंग सिर्फ मिडिल ईस्ट में नहीं थी, ये अब एक ग्लोबल क्राइसिस बन चुकी थी जिसने सुपर पावर्स को एटमी जंग के दहाने पर ला खड़ा कर दिया था। और फिर 24 अक्टूबर को जब इसराइली फ़ौज ने मिस्र की 3rd आर्मी को ट्रैप कर लिया, घेराव में ले लिया, तो सोवियत यूनियन ने धमकी दी कि वो अपने फ़ौजी मिस्र भेजने के लिए तैयार है। इसके जवाब में अमेरिकी सदर निक्सन ने अपनी तमाम न्यूक्लियर फोर्सेस को 3 डेफकन पर अलर्ट कर दिया, यानी एटमी जंग से सिर्फ 2 कदम पीछे। ऐसा लग रहा था कि मिडिल ईस्ट की जंग पूरी दुनिया को एक न्यूक्लियर हेल में झोंक देगी, लेकिन बिल्कुल आखिरी लम्हात में डिप्लोमेसी काम आ गई। अमेरिका के हेनरी किसिंजर और सोवियत यूनियन के सफ़ीर के दरमियान मुज़ाकरात के बाद दोनों मुल्क बिलाखिर पीछे हटने को तैयार हो गए और ख़तरा टल गया। और इस सारे हंगामे में हालात भी बदलने लगे। मैदान जंग का पांसा भी पलटने लगा। अमेरिका के ऑपरेशन निकल ग्रास ने मैदान जंग में एक नया तूफ़ान पैदा कर दिया था। इसने मायूसी और हार के खौफ में मुब्तला इसराइली फ़ौज को एक नई ज़िंदगी दी, और अब उनके पास न सिर्फ नए हथियार थे बल्कि कहीं मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी, जिसके ज़रिए वो जंग का पांसा पलट सकते थे। और फिर तब्दीली आ गई, और ये तब्दीली लाने वाला था एक ऐसा जर्नैल जो अपनी बहादुरी के लिए भी मशहूर था और अपनी नाफरमानी के लिए भी। नाम था जनरल एरिल शेरोन। जंग के पहले दिन से ही शेरोन अपनी हाई कमान को इस बात पर कायल करने की कोशिश कर रहा था कि डिफेंस करने के बजाय हमें हमला करना चाहिए, और ये हमला दुश्मन के सबसे कमज़ोर मकाम पर होना चाहिए। इसका मंसूबा था तो बड़ा ख़तरनाक, लेकिन जाहिर करता है कि वो एक मिलिट्री जीनियस था।
इसने देखा कि सुएज़ कनाल के मशरकी किनारे पर मिस्र की सेकंड और थर्ड आर्मी के बीच एक छोटा सा गैप है, बिल्कुल ग्रेट बिटर लेक के करीब। शेरॉन का मंसूबा था कि वो अपने टैंकों के साथ इसी गैप से गुजरे, सुएज़ कनाल को पार करे और फिर पीछे मुड़कर मिस्र की पूरी थर्ड आर्मी को घेरे में ले ले। ये एक बहुत बड़ा जुआ था, ऐसा जुआ जो अगर गलत हो जाता तो इसकी पूरी डिवीज़न तबाह हो सकती थी, लेकिन अगर कामयाब हो जाता तो ये जंग का रुख बदल सकता था। और फिर 15 अक्टूबर की रात शदीद लड़ाई के बाद शेरॉन के फ़ौजी ऐसा करने में कामयाब हो गए। इन्होंने सुएज़ कनाल पार करके मिस्र में कदम रख दिया, जो 1967 के बाद पहला मौका था कि इजरायली फ़ौज कनाल पार कर गई हो। अगले कुछ दिनों में इन्होंने अपने पुल को महफूज किया और हज़ारों फ़ौजी और सैकड़ों टैंक नहर के पार ले गए। अब वो मिस्री फ़ौज के बिल्कुल पीछे थे। इन्होंने मिस्र के सैम मिज़ाइलों की बैटरीज़ को पीछे से तबाह करना शुरू कर दिया, जिससे इसराइली एयरफोर्स को खुला आसमान मिल गया। और फिर इन्होंने मिस्र की थर्ड आर्मी का मुकम्मल मुहासरा कर लिया। यूँ मिस्र के 1 लाख फ़ौजी फंस गए थे, जिनका अपनी सप्लाई लाइन से राब्ता कट चुका था, और अब जंग का पासा मुकम्मल तौर पर पलट चुका था। अब जबकि इसराइल का पलड़ा भारी था, सुपर पावर्स एटमी जंग के दहाने पर थी, डिप्लोमेसी बहुत तेज़ी से काम कर रही थी। अक़वाम मुत्तहिदा ने जंगबंदी की करारदाद मंजूर कर ली, जिसे मिस्र और इसराइल दोनों ने कबूल कर लिया। और फिर 25 अक्टूबर 1973 को 19 दिन की शदीद लड़ाई के बाद यौम किपुर वॉर ख़त्म हो गई। अगर फ़ौजी लिहाज से देखें तो इस जंग का कोई वाज़े फ़ातिह नहीं था। इसराइल के लिए तो ये एक नेशनल ट्रेजेडी थी, क्योंकि इन्होंने अपनी काफ़ी ज़मीन बचा तो ली थी, लेकिन इनके 2700 फ़ौजी मारे गए थे। ये उनकी तारीख़ का सबसे बड़ा फ़ौजी नुकसान था। उनका गुरूर खाक में मिल चुका था। अब आवाम अपनी लीडरशिप और अपनी इंटेलिजेंस से जवाब मांग रहे थे, और इसी जंग के नतीजे में वज़ीर आज़म गोल्डा मेयर और वज़ीर दिफा मोशे दयान दोनों को अपने ओहदे से इस्तीफ़ा देना पड़ा। दूसरी तरफ अरब दुनिया में ये एक तारीख़ी कामयाबी थी। काहिरा से बगदाद तक लोग सड़कों पर जश्न मना रहे थे। कोई इलाका फतह तो नहीं किया था, लेकिन इन्होंने अपनी खोई हुई इज्जत ज़रूर बहाल कर ली थी। अनवर सादात, जिन्हें कभी मस्खरा कहा जाता था, अब बतलल उबूर यानी द हीरो ऑफ द क्रॉसिंग कहने लगे। और इसी नए नवेले वकार ने सादात को वो जुर्रत दी जो इससे पहले किसी अरब रहनुमा ने नहीं की थी। नवंबर 1977 में इन्होंने पूरी दुनिया को हैरान करते हुए इसराइल का दौरा कर लिया। वो पहले अरब लीडर थे जिन्होंने यरूशलेम में कदम रखा और इसराइली पार्लियामेंट से खिताब भी किया, और यहीं पर इन्होंने ये भी कहा, हम आपके साथ अमन के हालात में रहना चाहते हैं। ये बयान एक ज़लज़ला था, ऐसा ज़लज़ला जिसने मिडिल ईस्ट में सियासत की बुनियादें हिला दी। बहरहाल यही दौरा इसराइल था जिसने 1978 के कैंप डेविड अमन मुआहदे की राह हमवार की। अमरीकी सदर जिमी कार्टर की मेज़बानी में 13 दिन तक अनवर सादात और इसराइली वज़ीर आज़म मेनाहिम बेगन के दरमियान मुज़ाकरात हुए, और बिलाखिर वो हो गया जो पहले नामुमकिन लगता था। मिस्र ने इसराइल को तस्लीम कर लिया, और बदले में इसराइल ने साइनाई पेनिनसुला का वो पूरा इलाका मिस्र को वापस कर दिया जिस पर इसने 1967 में कब्ज़ा किया था। ये बहुत महंगा सौदा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे मिस्र ने साइनाई पेनिनसुला के बदले फ़लस्तीन को बेच दिया हो। अरब दुनिया ने इसे गद्दारी करार दिया। मिस्र को अरब लीग से निकाल दिया गया। इसका सिफारती बायकॉट शुरू हो गया। सादात ने अपने अवाम के लिए अमन तो हासिल कर लिया, ज़मीन भी वापस ले ली, लेकिन वो अरब दुनिया में तन्हा रह गए, बल्कि शायद अपने मुल्क में भी। और फिर 6 अक्टूबर 1981 को यौम किपुर जंग के 8 साल मुकम्मल होने पर एक फ़ौजी परेड के दौरान अनवर सादात को अपनी ही फ़ौज के कुछ सिपाहियों ने कत्ल कर दिया। इसराइल के ख़िलाफ़ सबसे बड़ी जंग की क़यादत करने वाले को उसके साथ अमन की बहुत बड़ी कीमत चुकाना पड़ी। आज यौम किपुर वॉर को ख़त्म हुए 52 साल हो चुके हैं। उसके बाद इतने बड़े पैमाने पर कोई अरब इसराइल जंग नहीं हुई, क्योंकि इस जंग ने इस कॉन्फ्लिक्ट को हमेशा के लिए बदल दिया। इस जंग ने साबित किया कि इसराइल फ़ौजी तौर पर नाकाबिल शिकस्त नहीं है, और इसने इसराइल को सबक सिखाया लैंड फॉर पीस यानी ज़मीन के बदले अमन एक अच्छा ऑप्शन है। लेकिन इसकी एक लेगेसी और भी है।
एक ख़तरनाक लेगेसी कि इस जंग ने अमेरिका को मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा और फैसला कुन पावर ब्रोकर बना दिया। इसने अरब वर्ल्ड को तकसीम कर दिया और फ़लस्तीनियों को कहीं पीछे डाल दिया, जिनका ज़ख्म आज कई नस्लें गुजर जाने के बाद भी ताज़ा है, बल्कि कहीं ज़्यादा गहरा हो चुका है। यौम किपुर जंग की कहानी में कामयाबी भी है और शिकस्त भी, बहादुरी भी है और धोखा भी। ये एक ऐसी जंग थी जिसने साबित किया कि अमन के लिए कभी लड़ना भी बहुत ज़रूरी होता है।